हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड जेवी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने बीएफएम का इंटायर मॉड्यूल, यानी कि चारों मॉड्यूल को मैं कंबाइन करके आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज के सेशन में, ये बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। और आपको पता है, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको वो करवा दूँ, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी आप सीख जाएंगे और उसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में वो भी देख लेंगे। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस पार्टिकुलर लेसन में। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलता हूँ एक एक करके। क्वेश्चन से शुरुआत कर, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, समय लगेगा लेकिन अच्छे से समझ जाइएगा आप चीज़ों को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए नेटवर्थ आपको दे रखा है। नेटवर्थ दे रखा है दोस्तों 1280। ठीक है, कितना दे रखा है दोस्तों? नेटवर्थ दे रखा है आपको 1280। चलिए, उसके बाद दोस्तों आपको RSA दिया हुआ है, रिस्क सेंसिटिव एसेट, ये दिया हुआ है दोस्तों 27,650। और दोस्तों RSL दिया हुआ है, रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटी, दिया हुआ है 24,570। ये डाटा आपको क्वेश्चन में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको DA दिया गया है। DA बेसिकली क्या होता है दोस्तों? DA होता है वेटेड, इसको DA को मतलब समझिए, इसका मतलब होता है वेटेड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट, यानी DA मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ एसेट। ठीक है, तो वेटेड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट ये आपको दे रखा है दोस्तों 1.89। और दोस्तों DA के अलावा DL दे रखा है। DL कितना दिया हुआ है? वेटेड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी, वेटेड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। दोस्तों DL का वैल्यू आपको दे रखा है 1.32। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब ये कंसेप्ट, ये इतना डाटा आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि आपको ये बताना है कि व्हाट इज वेट, आपको वेट बताना है दोस्तों। तो दोस्तों वेट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है ना? वेट का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, वो है अपना RSL अपॉन RSA। ठीक है, RSL कितना है अपना 24,570 और RSA कितना है अपना 26,750 तो यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.89। तो ये पहला क्वेश्चन था इस पार्टिकुलर केस स्टडी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ टू कैलकुलेट वेट निकालते हैं RSL अपॉन RSA से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी पार्टिकुलर केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप, व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप। अब बताइए दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप कैसे निकालते हैं हम लोग? तो फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी क्लियर करते चलिए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप को हम लोग DGAP भी बोलते हैं। DGAP यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों DA माइनस W टाइम्स DL। इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाया था, कैसे आप इसे याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए DA माइनस W टाइम्स DL है। DA कितना दे रखा है? 1.89 दे रखा है। ठीक है, माइनस W कितना दे रखा है? W हमने निकाला है ना अभी, 0.89 निकाला था। और DL कितना दिया हुआ है? 1.32 दिया हुआ है। तो यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.72। तो DGAP कितना मिला आपको? 0.72 मिला। चलिए, इस पर थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप निकालना आपने सीख लिया। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी बताने के लिए। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे बताइए? तो दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो DGAP हमने निकाला ना पिछले क्वेश्चन में, उसको लेवरेज रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप पूछेंगे कि लेवरेज रेशियो कैसे निकालें?
तो दोस्तों DGAP तो 0.72 हमने निकाला, और लीवरेज रेशियो निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो रिस्क सेंसिटिव एसेट है यानी RSA हैं उसको नॉमिनेटर में लिख दीजिए, और टायर 1 और टायर 2 कैपिटल का जो सम है उसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, टायर 1 प्लस टायर 2। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्थ दिया हुआ है 1280, तो यही दोनों इसका सम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.72 मल्टीप्लाइड बाई RSA हमें दे रखा है, RSA कितना दिया हुआ है 27,650, और दोनों टायर का कैपिटल का सम दिया हुआ है 1280, है ना। दोस्तों इसे आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 21.60 यानी 15.55। तो ये हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी का आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें हम लोगों ने मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी देखा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप देखा और वेट निकालना सीखा। चलिए आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको दोबारा रिवाइज कर ले फॉर्मूले को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले W निकालने का फॉर्मूला हमने देखा RSL अपॉन RSA। कोई ट्रिक बना लीजिए इसको याद रखने का, ठीक है। पहले ऊपर L आता है, नीचे A आता है। चलिए उसके बाद मैंने DGAP का फॉर्मूला हमने देखा, DGAP का फॉर्मूला होता है दोस्तों DA माइनस W टाइम्स DL। चलिए ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। और दोस्तों एक फॉर्मूला है, हाँ एक हमने देखा मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी का, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला हमने देखा DGAP टाइम्स लीवरेज रेशियो। आप पूछेंगे कि लीवरेज रेशियो क्या होता है, तो ये होता है RSA अपॉन नेटवर्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों फॉर्मूलाएं नोट कर लीजिए। और मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक वाइट शीट पेपर उठाइए और उस पर आप जो फॉर्मूला मैंने बताते चलता हूँ उसे नोट करते चलिए। और दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपलोड कर रहा हूँ, तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल C से है, वो इस बेस्ड है दोस्तों ऑप्शन पे बेस्ड, ऑप्शन एंड फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। A परचेज a call option for 100 shares of Q कंपनी। तो Q कंपनी है, इसका 100 शेयर A ने खरीदा विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है। मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस 100 रुपया दिया हुआ है। हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद वो मैच्योर होने वाला है, ठीक है। एट द रेट प्रीमियम, जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। हैविंग प्रीमियम ऑफ ₹40, 40 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। चलिए अब कह रहा है कि ऑन मैच्योरिटी जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो ए का जो शेयर था, शेयर ऑफ ए वाज प्राइस्ड एट, उसका प्राइसिंग था ₹160, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको एक डाटा दिया हुआ है कि टेकिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। आपको बताना है कि क्या टोटल प्रॉफिट और लॉस हुआ, व्हाट इज प्रॉफिट या लॉस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग स्टेप बाय समझते हैं कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। आपको पता है कि जो कॉल ऑप्शन होता है दोस्तों, उसमें हम लोग बताइए बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो कॉल जो होता है वो बाय ऑप्शन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉल कैसा ऑप्शन है, बाय ऑप्शन है। अब दोस्तों कॉल तो पता चला आपको बाय ऑप्शन है। अब आप ये बताइए कि प्रीमियम हमने कितना पे किया, तो पेड प्रीमियम कितना निकलेगा बताइए। तो दोस्तों देखिए पेड प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है कि 40 रुपया है पर महीना, ठीक है। अब देखिए सॉरी, ये पर शेयर है 40 रुपये का, मतलब कि एक शेयर है तो हमने उसका है 40 रुपया, हमने कितना शेयर लिया, 100 शेयर लिया, तो 100 शेयर का प्रीमियम कितना हमें पे करना पड़ेगा बताइए। 100 गुने 40 यानी कि 4000 रुपया मेरे अकाउंट से डेबिट होगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। चलिए अब दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम, तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी तो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालिए, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे
तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। तो 40% 12% जो किसका है, तो 12% होगा इस प्रीमियम का ही तो होगा, तो 12% प्रीमियम का निकालिए, ठीक है। और दोस्तों जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो पी की जगह लिखेंगे कितना, 4000, ठीक है। आर की जगह कितना लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे 0.12। और दोस्तों पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना टी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए टाइमिंग कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए है ना। यहाँ देखिए मैच्योरिटी टाइम दिया हुआ है 3 मंथ, तो टाइम तो मंथ में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12 से भागा देके, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है, जब इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 120। तो ये क्या निकला, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट निकला, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब मैच्योर हो रहा है, मैच्योर जब ये पार्टिकुलर कॉल ऑप्शन हो रहा है, तो उस वक्त वैल्यू कितना है स्टॉक का, तो उस वक्त स्टॉक का वैल्यू है 160 रुपया, ठीक है। मतलब हम खरीद रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है कि हम खरीदे 100 रुपया पे, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन जो मार्केट प्राइस था वो था 160 रुपया। तो आप देखिए ऑप्शन में तो ये ना होता है कि हम ये जो है बेसिकली ये जो एक तरह का डेरिवेटिव होता है ऑप्शन, इसको क्या होता है कि ये चेंज नहीं होगा, 3 महीने बाद भी जो है हम 100 रुपये में उसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप यदि आप देखिए अभी वैल्यू कितना हो गया, तो 60 रुपया हो गया है, तो यहाँ पे गेन एक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है ना, क्योंकि आप अभी 100 रुपये में हम खरीद सकते हैं और वैल्यू है मार्केट में 160, तो कितना का गेन हो रहा है पर स्टॉक पे, तो एक स्टॉक पे 60 रुपये का गेन हो रहा है। बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, आप बेसिक कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। देखिए मैं समझाता हूँ, मैंने जो शेयर लिया, ठीक है, 100 शेयर लिया, स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपया, मतलब हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी हम 100 रुपये में उसे खरीद सकते हैं। लेकिन यदि हम अभी फ्रेश खरीदने जाएँ तो हमको पर शेयर 160 रुपया लगेगा। तो आप देख सकते हैं ना, पर स्टॉक पे यानी एक शेयर पे हमें गेन कितना मिल रहा है, एक शेयर पे हमें गेन मिल रहा है 60 रुपया का, ठीक है। और एक शेयर पे प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, तो एक शेयर पे यदि आप प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है कितना, 40 रुपया का, फिर भी हम गेन पे हैं। टोटल ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल गेन यदि देखा जाए तो हमारे खाते में 60 रुपया आ रहा है, 40 रुपया जा रहा है, तो ओवरऑल 20 रुपया का गेन है ना, ठीक है। नेट गेन ओवरऑल 20 रुपये का है। यदि टोटल गेन निकालें सभी स्टॉक्स पे, कितने स्टॉक हमने लिए हैं, तो हमने लिए हैं दोस्तों 100 शेयर लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। टोटल गेन कितना निकला, 2000 निकला, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, तो ये मेरा टोटल गेन निकला। नेट गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नेट गेन निकालने के लिए क्या करना है, ये जो 120 रुपया इंटरेस्ट है वो भी तो मेरे खाते से जा रहा है, तो 120 को माइनस करेंगे, और ये तो टोटल गेन है ही हमारा 2000, तो 2000 में से 120 को माइनस करेंगे ना, तो हमें मिलेगा 1880। तो ये जो 1880 है दोस्तों, ये क्या निकला, हमारा नेट गेन निकला। तो चीज़ें आपको क्लियर हुई कैसे हमने सॉल्व किया, मैं फिर से समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन में देखना है कि कॉल ऑप्शन है या बाय ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन रहेगा तो हम लोग खरीदेंगे। अब खरीदें कितना शेयर, 100 शेयर खरीद रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया, मैच्योरिटी दिया हुआ है 3 महीना, प्रीमियम दिया हुआ है 40 रुपया। तो आप सिंपल सी बात है, ये देखिए कि आपको 3 महीना बाद गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप इंटरेस्ट पहले निकाल लीजिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आप प्रीमियम निकालेंगे, प्रीमियम पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। और दोस्तों इंटरेस्ट किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो वहाँ हमें नहीं लेना है। अब आप ये देखिए कि पर ओवरऑल गेन कितना हो रहा है, टोटल गेन निकालिए और फिर प्रीमियम जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको वहाँ पे लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन से कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, ताकि ये आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि नेहा, ठीक है, इसमें कहा गया है कि नेहा परचेज अ पुट ऑप्शन। ये भी देखिए वो सेम कंसेप्ट पे ट्विस्ट है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इससे ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। नेहा परचेज अ पुट ऑप्शन ऑफ 200 शेयर, 200 शेयर खरीदी पुट ऑप्शन पे ऑफ कंपनी क्यू, कंपनी कोई क्यू है, और स्ट्राइक प्राइस जो दिया हुआ है एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 220, 220 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, और मैच्योरिटी दिया हुआ है हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 2 मंथ,
मतलब 2 महीने के बाद जो है वो मैच्योर होने वाला है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, डाटा आपको दी गई है। अब क्या कर रहा है कि हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 2 मंथ ऑफ 50 ईच ऑफ रुपीज़ 50 ईच। ठीक है, तो ये 2 महीना बाद जो मैच्योरिटी होगा तो उसका, हाँ, ऑफ हैविंग मैच्योरिटी फॉर, ठीक है। अब दोस्तों क्या कहा, अब क्या 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 कहा जा रहा है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑन मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो रहा है, ऑन मैच्योरिटी शेयर ऑफ क्यू, जो क्यू का शेयर है, शेयर ऑफ क्यू वाज प्राइस है, उसका प्राइसिंग दिया हुआ है मैच्योरिटी पे, प्राइसिंग कितना दिया हुआ है, प्राइस एट रुपीज़ 230 रुपया है। आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना हुआ है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि पुट ऑप्शन मतलब हुआ, मैंने क्या बताया था, कॉल मतलब होता है बाय, तो पुट मतलब क्या होगा, सेल। तो यहाँ पे वो बेच रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, वो बेच रही है। अब दोस्तों प्रीमियम उसने कितना पे किया ये निकाल लीजिए। तो दोस्तों देखिए, प्रीमियम आपको दिया हुआ है कि प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 50 रुपया दिया हुआ है पर स्टॉक पे। जो प्रीमियम है ऑफ, ये प्रीमियम दिया हुआ है दोस्तों, 50 रुपया जो दिया हुआ है ना, वो प्रीमियम दिया हुआ है, यानी एक स्टॉक पे 50 रुपया का प्रीमियम है। और टोटल शेयर है कितना, 200 शेयर है। टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, -200 गुने 50, माइनस इसलिए क्योंकि ये पैसा उसे पे करना है। तो ये कितना मिलेगा आपको बताइए, -10,000 मिलेगा ना। चलिए, तो ये प्रीमियम हमारा निकला। अच्छा, अब दोस्तों ये हमने प्रीमियम निकाला। अब आप ये देखिए कि जब वो मैच्योर होगा, 2 महीने बाद मैच्योर जब होगा, तो प्राइसिंग कितना है, तो प्राइसिंग है कितना, 230। ठीक है, तो वो सेल, वो उस चीज़ को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। पुट में तो सेल ही होता है ना, तो वो जो नेहा जो है वो सेल कर सकती है। ठीक है, किस प्राइस पे, 220 पे। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या वो ऐसा करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है आपका कितना, दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती से, हाँ ये सॉरी, प्राइसिंग 230 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं, देखिए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वो जो है चूंकि वो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रही है, तो उसके लिए प्राइस फिक्स है। वो उसका इसके लिए फिक्स प्राइस कितना है, उसके लिए फिक्स प्राइस है 220। तो वो बेच सकती है 220 पे। और मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, जो मार्केट प्राइस है वो है 230। तो क्या वो ऐसा करेगी क्या, तो वो सेल नहीं करेगी। क्यों नहीं सेल करेगी, क्योंकि उसे मिलेगा 220 रुपया एक शेयर का, और मार्केट में यदि बेचती तो होता उसका 230। तो यहाँ पे वो सेल प्रोसेस को एक्सरसाइज करेगी ही नहीं करेगी, तो यहाँ सेलिंग नहीं होगा, क्योंकि उसे लॉस तो सना नहीं है ना। तो ओवरऑल तो उसे लॉस ही तो हो रहा है, प्रीमियम उसे 10,000 का पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल लॉस कितना हुआ उसका, 10,000 रुपये का हुआ ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, बेसिक कंसेप्ट है। कॉल और पुट को आप यदि समझते हैं क्या हो रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि नेहा परचेज्ड पुट ऑप्शन ऑफ 200 शेयर ऑफ क्यू विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 220 having maturity after 2 month। ठीक है, on maturity shares of Q were priced at ₹190। प्रॉफिट और लॉस बताना है। अब आप पहले एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो देखिए मैं की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो पहला की इन्फॉर्मेशन है पुट ऑप्शन है। तो पुट ऑप्शन है, इसको देखिए आप क्या समझिएगा कि पुट है तो मतलब कि यहाँ पे सेलिंग होगा। ठीक है, कॉल है तो मतलब बाइंग होगा। चलिए, उसके बाद कितना शेयर है, 200 शेयर है। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 220 है। मैच्योरिटी कब होगा, 2 महीने बाद होगा। मैच्योरिटी पे प्राइसिंग कितना होगा, 190 रुपया होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और डाटा मिसिंग है, प्रीमियम आपको 50 रुपया, ये अब ये शायद मैंने नहीं लिखा है दोस्तों कि प्रीमियम लिख लीजिए कि प्रीमियम जो पर मंथ, प्रीमियम जो पर शेयर पे करना है वो है 50 रुपया, ये आपको डाटा दिया हुआ है। आइए दोस्तों, पहले तो सेलिंग हो रहा है तो पहले ये निकालते हैं कि कितना प्रीमियम उसे देना पड़ रहा है। तो बताइए, 50 रुपया पर शेयर है और कितना शेयर है, टोटल 200 शेयर है, यानी 50 गुने 200 कितना हो जाएगा बताइए। तो 10,000 मेरे खाते से जा रहा है, इसलिए माइनस कर दिए हम। चलिए, अब प्रीमियम हमने देख लिया। अब चूंकि वो पुट ऑप्शन है तो वो सेल करेगी। अभी इसको कितना, किस रेट से सेल कर सकती है, कैन सेल एट द रेट 220, लेकिन मार्केट प्राइसिंग कितना है, 190।
ठीक है, या तो वो 220 पे बेचे या 90 या 190 पे बेचे, तो क्या कौन सा पे बेचेगी? तो यहाँ तो बेचेगी ना 220 पे, क्योंकि उसे फ़ायदा हो रहा है, उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो सेल करेगी। तो पर शेयर उसे गेन कितना होगा? तो पर शेयर गेन पर शेयर कितना होगा बताइए? तो 220 माइनस 190 होगा, ठीक है दोस्तों। 30 रुपये का उसे उसे गेन होगा। तो पर शेयर जो है उसे गेन कितना का होगा? 30 रुपये का होगा। तो टोटल गेन कैसे निकलेगा? टोटल गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो हमारा इसका 30 रुपया है और टोटल शेयर कितना है? तो टोटल शेयर है कितना दोस्तों? टोटल शेयर है 200 शेयर है। पर शेयर उसे गेन हो रहा है 30 रुपये का, तो 30 को इस 200 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो नेट गेन यदि निकालें तो नेट गेन के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम तो 10,000 का उसे दे ही रही है ना, और 6,000 का उसे गेन हुआ, तो -10,000 और प्लस 6,000 कितना हो जाएगा? -4,000। मतलब ऑटोमेटिकली उसे लॉस ही हुआ, 4,000 का उसे लॉस हुआ। तो ये कंसेप्ट है जो कि आप यहाँ से इस क्वेश्चन से आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा पुट ऑप्शन पे बेस्ड है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व है, इसमें शेयरिंग भी हो रहा है और ये खरीदवा कॉल भी है, पुट भी है। तो मिस्टर ए है, उसने क्या किया? उसने कॉल ऑप्शन परचेज किया, परचेज अ कॉल ऑप्शन फॉर 200 शेयर। कितने शेयर के लिए? 200 शेयर के लिए ऑफ क्यू कंपनी, ठीक है, विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है। हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद मैच्योरिटी है। कितना का मैच्योरिटी है? फॉर ₹30, ठीक है। ये प्रीमियम है, ठीक है। और उसने ये 30 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। और दोस्तों ऑल्सो बाय अ पुट ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन भी उसने लिया, पुट ऑप्शन भी लिया, ठीक है। कितना शेयर का? तो 100 शेयर का पुट ऑप्शन लिया, ठीक है। 100 शेयर का पुट ऑप्शन लिया आर कंपनी का उसने लिया, ठीक है। विथ स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 150 का स्ट्राइक प्राइस है। और इसका मैच्योरिटी है हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने के बाद मैच्योरिटी है। कितना मैच्योरिटी है? तो मैच्योरिटी भी दिया हुआ है इसमें 30 रुपये का, ठीक है। मतलब इसका भी प्रीमियम है 30 रुपया। तो ऑन मैच्योरिटी शेयर ऑफ क्यू वाज प्राइस्ड एट, मतलब मैच्योरिटी होने पर क्यू का जो शेयर था वो 150 रुपये पे प्राइस था, एंड शेयर ऑफ आर प्राइस्ड एट, आर का जो शेयर था वो प्राइस था कितना पे? 170 पे, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसे कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। जब हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम खरीदेंगे, यही होगा ना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इसके पास क्या ऑप्शन है? हाँ, यहाँ देखिए 200 शेयर खरीदेगी और स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपये का, और प्रीमियम उसे कितना पे करना पड़ रहा है? हाँ, ₹30, ठीक है। वो हम प्रीमियम को हम लोग बाद में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर में क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो जरा देखिए कि वो क्या कर सकती है, वो 100 रुपये में खरीद सकती है, ठीक है। 3 महीने बाद के बारे में बात कर रहा हूँ। कैन बाई एट द रेट ₹100, या क्या कर सकती है? 3 महीने बाद उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 150। क्यू का बात कर रहे हैं ना, ठीक है। क्यू का स्ट्राइक प्राइस कितना है? 150। तो या तो 100 रुपये में खरीदेगी, या तो और लिखते हैं और, या तो 150 में खरीदेगी। तो उसके लिए तो गेन ही है ना, 100 रुपये में कम सस्ता में मिल रहा है, ठीक है। तो गेन कितना हुआ? एक शेयर पे गेन कितना हुआ? गेन पर शेयर कितना का गेन हुआ बताइए? 50 रुपये का गेन हुआ ना, ठीक है। और टोटल 200 शेयर है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल कितना हो गया? तो देखिए पर शेयर पे जो गेन है वो है अपना 50 रुपये का, और कितना शेयर है? 200 शेयर है। तो ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा? 50 गुने 200, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको आप, ये ओवरऑल गेन हो जाएगा हमारा
क्यू वाले केस में, ये हम लोग क्यू वाले केस का बात कर रहे हैं, क्यू वाले इस मार्केट में। चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं सेल पुट ऑप्शन की। तो पुट में हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो वो क्या कर सकती है, कैन सेल। तो किस रेट से सेल कर सकती है, देखिए तो सेल कर सकती है, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 150, तो या तो 150 रुपये में बेचेगी, या तो वो 150 रुपये में बेचेगी दोस्तों, या नहीं तो इसके पास एक और ऑप्शन, हाँ देखिए आर का स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है कितना, 170, या तो 150 रुपये में बेचेगी या 170 रुपये में बेचेगी। ठीक है, अब आप बताइए उसके लिए क्या ये लॉस है या प्रॉफिट है, उसे कम दाम में बेचना पड़ रहा है ना, उसके लिए तो ये फिक्स है 150 में बेचना है। तो यहाँ पे उसे लॉस है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, उसे लॉस है, वो करेगी ही नहीं ऐसा, तो ऐसा वो करेगी ही नहीं। चलिए अब प्रीमियम की बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग प्रीमियम की। अब बताइए क्यू वाले शेयर पे उसे कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है। ठीक है, यदि हम क्यू वाले शेयर की बात करें, प्रीमियम ऑन क्यू शेयर, देखिए सिंपल सी बात है, पर शेयर उसे 30 रुपया देना पड़ रहा है प्रीमियम, और ऐसा कितना शेयर है, 200 शेयर है, तो कितना हो जाएगा, 30 गुने 200 हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, -6000। प्रीमियम हमेशा माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। और यदि हम आर शेयर की बात करें, आर वाले शेयर की बात करें, तो इसमें कितना प्रीमियम लग रहा है, यहाँ भी 30 रुपये का है, तो ये भी 30 है और 200 शेयर है, यानी कि -6000 है। चलिए तो ये प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा उसे, दोनों शेयर पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि हम नेट गेन की बात करें, सॉरी यहाँ पे 30 ही है, 30, एक मिनट, हाँ देखिए आर जो है ना, आर का 100 शेयर है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, आर का कितना शेयर है, 100 शेयर, तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तो -3000 होगा। ठीक, कितना होगा, -3000। तो दोस्तों यदि हम नेट गेन की बात करें, तो इन दोनों को यदि जोड़ दें तो हो जाएगा -9000। तो प्रीमियम पे उसे पे करना पड़ा है 9000, और गेन कितना का हुआ है उसे, 10000 का। तो ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, 10000 - 9000, यानी कि 1000 का उसे ओवरऑल गेन होगा। तो समझ में कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपको देखना है कि ये जो है आपको ये एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी, उस पार्टिकुलर इस सेलिंग को, पुट ऑप्शन को या बाय ऑप्शन को, ये देखना है, और फिर प्रीमियम निकालना है, और तब फिर आपको सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट, दूसरे कंसेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैंक हैज़ डिपॉजिट वर्थ 2 लाख करोड़, ये इसका डिपॉजिट है। द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस इज 10%, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। SLR टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक, SLR टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक इज 22%। तो पूछा है आपसे कि व्हाट इज इफेक्टिव कॉस्ट टू डिपॉजिट। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, बैंक का डिपॉजिट दे रखा है, करेंट इंटरेस्ट रेट दे रखा है, SLR कितना मेंटेन करना है वो दे रखा है। आपसे ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव कॉस्ट टू डिपॉजिट कितना होगा, है ना, इफेक्टिव कॉस्ट टू डिपॉजिट कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा इसे, बताइए। देखिए इसमें जो है, यहाँ पे देखिए जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दिया गया है ना, इसका कोई रोल ही नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट डिपॉजिट इज इक्वल टू, एक हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन हो, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो दोस्तों इसीलिए हम वैल्यू लेंगे। मान लीजिए कि 100 रुपये का डिपॉजिट है, ठीक है, अब 100 रुपये का डिपॉजिट है तो उस पर SLR हमें कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 22%, ठीक है, यानी कि 22 रुपया हमें SLR में डालना पड़ेगा। अच्छा, तो नेट लैंडेबल फंड कितना हो जाएगा, नेट जिस फंड को हम लैंड कर सकें, तो 100 - 22 हो जाएगा, यानी 78 रुपया हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आप बताइए कि हमारा टोटल अर्निंग कितना का हो रहा है, हमारा अर्निंग का हो रहा है 10% का, ये ना हो रहा है अर्निंग। तो वी अर्न ₹10 फ्रॉम इन्वेस्टिंग, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 78 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 78 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और अर्न कितना कर रहे हैं, 10 रुपये अर्न कर रहे हैं। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितना हो जाएगा, तो मतलब कि जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो तो 78 को ले देंगे नीचे, 10 को ले देंगे ऊपर, और परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कितना मिलेगा, 12.82%। कितना मिलेगा, 12.82%। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ये निकालते हैं हम लोग कि इफेक्टिव
ये परसेंटेज कितना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग टॉपिक को चेंज करते हैं, हम लोग एनपीए वाले एसेट क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक पे आते हैं और उससे एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए अच्छे तरीके से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इन अ लोन अकाउंट द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ये आउटस्टैंडिंग का सिंबल है, ये इज 10 लाख। तो 10 लाख बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एंड अ कवर ऑफ 75% is available from CGTMSE। तो CGTMSE से 75% का कवर अवेलेबल है। द अकाउंट हैज़ बिन डॉटफुल सिंस, तो अकाउंट डॉटफुल है कब से, सिंस 1/4/2010 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का वैल्यू दिया हुआ है, सिक्योरिटी हेल्ड इज ₹2 लाख। चलिए ये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल प्रोविजन, टू बी मेड, कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा फॉर दिस अकाउंट ऑन 31/3/12। तो 31/3/2012 में कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि लोन जो है डॉटफुल कैटेगरी में है, ठीक है। अब आपको ये बताना है ये कौन सा कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है या 1 कैटेगरी है। तो आप कैसे पता चलेगा, ये देखिए टाइम पीरियड देखिए 1/4/2010 से 31/3/2012 तक। तो डॉटफुल में कौन सा कैटेगरी में आएगा, 1 में आएगा या 2 में आएगा। तो आप पीरियड को देखिए ना, ये पीरियड देखिए आपको नहीं लग रहा है कि 3 साल का गैप है, तो ये हमारा डॉटफुल 2 कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये आपको देखना है। तो किस कैटेगरी में आएगा, डॉटफुल 3 कैटेगरी में आएगा। अब डॉटफुल 3 कैटेगरी में जो प्रोविजनिंग होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि जो डॉटफुल 3 कैटेगरी में प्रोविजनिंग फॉर सिक्योर्ड यदि है तो उस केस में प्रोविजनिंग जो होता है उसका रेट है 40% का, और यदि अनसिक्योर्ड है तो प्रोविजनिंग का रेट जो है वो कितना है, 100% का। अब आइए हम लोग एक स्टेप बाय सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपको पता है, तो आप ज़रा बताइए इस क्वेश्चन में कि बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है। जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो 10 है। सिक्योरिटी का वैल्यू कितना, 10 लाख है तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है, 2 लाख है, तो सिक्योरिटी माइनस कर लेंगे -2 से। तो ये कितना अनसिक्योर्ड कितना मिलेगा, बताइए। अनसिक्योर्ड मिलेगा हमें कितना, 8 लाख मिलेगा। चलिए CGTMSE इसका कवर कितना है, इसका कवर जो अवेलेबल है वो 75% अवेलेबल है। तो आप क्या कीजिए कि इस 8 का 75% निकालिए तो आपको 6 मिलेगा। अनसिक्योर्ड पे ही तो कवर मिलता है, तो 8 में से 6 माइनस कर देते तो 2 मिलेगा। तो ये नेट, ये 2 क्या मिला, ये 2 मिला आपको नेट अनकवर्ड, नेट अनसिक्योर्ड, सॉरी नॉट अनकवर्ड नहीं बोलेंगे इसे, हम अनसिक्योर्ड बोलेंगे, नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन, ठीक है। कितना मिला आपको, 2 लाख मिला। अब देखिए अब प्रोविजनिंग पे आते हैं, तो जो सिक्योर्ड वाला पोर्शन है, सिक्योर्ड पोर्शन है, उस पर एट द रेट कितना है, 40% है। तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है हमारा, सिक्योर्ड पोर्शन है 2 वाला, 2 लाख का ही तो है। तो आप 0.4 × 2 कर लीजिए, कितना मिलेगा, 0.8 मिलेगा ना। और यदि अनसिक्योर्ड जो है, अनसिक्योर्ड उस पर प्रोविजनिंग कितना होता है, 100% होता है। अनसिक्योर्ड कितना है हमारा, वो भी 2 है, ठीक है। तो उसको पूरा 1 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। तो टोटल जो आपका प्रोविजनिंग है वो कितना हो जाएगा, 2.80 लाख। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग निकालेंगे प्रोविजनिंग कितना टोटल करना है पूरे अमाउंट पे, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझ में आया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा गया है अ क्लेम ऑफ 60 लाख हैज़ बिन सेटल्ड
बाय ईसीजीसी। तो ईसीजीसी ने 60 लाख का क्लेम सेटल किया है इन फेवर ऑफ बैंक, अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट ऑफ 80 लाख। तो 80 लाख का डिफ़ॉल्ट था, तो उसमें 60 लाख का क्लेम जो है आईसीसीसी ने सेटल किया। सब्सिक्वेंटली बैंक ने क्या किया, तो सब्सिक्वेंटली बैंक रियलाइजेज 20 lakh, बैंक रिलीजेज 20 lakh विथ कोलेट्रल अवेलेबल टू लोन। ठीक है, टू लोन। तो आपको ये बताना है कि लॉस कितना सफ़र्ड हुआ, व्हाट इज लॉस सफ़र्ड, इस ट्रांजैक्शन में लॉस कितना सफ़र हुआ बैंक को। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बताइए, आउट ऑफ 80 लाख में से सेटलमेंट कितना का हुआ, 60 का ही सेटलमेंट हुआ ना। ठीक है, आउट ऑफ 80 60 सेटल। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, तो 80 माइनस 60, ठीक है। तो आप यदि इसका परसेंटेज निकालें, कितना परसेंटेज सेटल हुआ, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। कि कैसे निकालिएगा, नॉमिनेटर में लिख दीजिए 80 माइनस 60, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 80 और गुणित 100, ये कितना मिल जाएगा आपको, 75% सेटल हुआ। ठीक है, चलिए तो आप बताइए लेटर 80 माइनस 20, ठीक है। तो 20 लाख तो बैंक ने कोलेट्रल से किया, तो ये जो 60 है वो क्या था, वो था डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कोलेट्रल था 20 लाख का, तो बैंक ने उसे रियलाइज़ किया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 75% ये क्या है, सेटलमेंट है 80 लाख पे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 75% ऑफ 60 लाख कितना होगा, बताइए। ये जाएगा 45। तो बैंक को कितना लॉस सफ़र हुआ, तो बैंक को जो लॉस सफ़र हुआ वो हो गया 80। ठीक है, 80 तो टोटल लोन का अमाउंट था, तो 20 तो कोलेट्रल का था, वो तो नहीं लॉस होगा, माइनस कर देंगे। और ये 45 भी नहीं होगा, ठीक है, 45 भी नहीं होगा, क्योंकि 45 जो है, क्योंकि बैंक ने वो कोलेट्रल पहले ही रिलीज़ कर दिया। तो 60 का ही तो बचा, 60 का आप 75% निकालेंगे, तो इसका आपको वैल्यू मिलेगा 15 लाख का बैंक को लॉस है। कितना का लॉस है दोस्तों, 15 लाख का लॉस है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन इस तरह का देख लेते हैं, तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अ क्लेम ऑफ 49 lakh हैज़ बिन सेटल्ड बाय ECGC इन फेवर ऑफ अ बैंक अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट ऑफ 70 लाख। 70 लाख का डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है कि सब्सिक्वेंटली बैंक रियलाइजेज 15 lakh with collateral, 15 lakh with collateral available to loan. What will be amount settled? What will be actual amount settled? What will be actual amount settled by bank after revaluation of security by बैंक। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हुआ कि 49 लाख का क्लेम इसी ने सेटल किया और डिफ़ॉल्ट था 70 लाख का। बैंक ने 75 लाख, 15 लाख जो है कोलेट्रल अवेलेबल था, उसको रियलाइज़ किया। तो कितना अमाउंट बैंक सेटल की सिक्योरिटी को रियलाइज़ करने के बाद। तो दोस्तों देखिए इसका कंसेप्ट समझिए। तो टोटल कितना था डिफ़ॉल्ट, 70 लाख था। 70 लाख में से 49 लाख सेटल हुआ, तो आप कितना परसेंट सेटल हुआ इसी के द्वारा, ये देखिए ना। तो दोस्तों देखिए 70 में से 49 लाख सेटल हुआ, तो आप नॉमिनेटर में क्या लिखेंगे, 70 माइनस 49, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे,
डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप 70 और गुने 100 करेंगे, 70 में 49 करेंगे तो 21 आएगा, है ना। 21 जो है 70 का कितना परसेंटेज है, तो ये आपका 70 आउट ऑफ, देखिए 70 में से 49 लाख आपका क्या हुआ, 70 लाख जो डिफ़ॉल्ट था उसमें 49 लाख सेटल हुआ, ठीक है। तो आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है दोस्तों, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि 70 लाख में से 49 लाख सेटल हुआ, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यदि आपका 100 लाख रहता, 100 लाख रहता, तो कितना सेटल होता, तो कैसे निकालेंगे, 49/70 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज सेटल हुआ ये बताइए। तो परसेंटेज जो सेटल हुआ वो है अपना 70%, तो 70% सेटलमेंट हुआ, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जो लेटर बैंक का जो रियलाइजेशन है वो कितना है दोस्तों, 70 लाख में से 15 लाख तो कोलेट्रल का यूज़ कर ली, तो 70 में से 15, ये तो सिक्योर्ड पोर्शन है ना, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बचा बताइए, 55 लाख। तो डिफ़ॉल्ट अल्टीमेटली कितना बचा, 55 लाख ही तो डिफ़ॉल्ट बचा, ठीक है। अब इस 55 लाख का 70% निकालेंगे, तो 70% ऑफ 55 लाख, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा हमें, 38.5 लाख, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के बाद बैंक इतना जो इतना जो अमाउंट है ये कौन सेटल करेगी, इसी सेटल करेगी। तो बैंक का लॉस कितना होगा, तो बैंक का जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 55 माइनस 38.5, ठीक है, ये बैंक का लॉस हो जाएगा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंक का लॉस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि इन एडवांस ऑफ 6 लाख हैज़ बीन declared substandard तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सब स्टैंडर्ड, ठीक है, सब स्टैंडर्ड। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि इट इज़ कवर्ड बाय सिक्योरिटीज with realizable value of 2.5 लाख। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी टोटल प्रोविजनिंग ऑन 30/4/14, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कोई अकाउंट है एडवांस है 6 लाख का, उसको सब स्टैंडर्ड का लिया गया, तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, आपको इसका आंसर मैं बताता हूँ कि यदि हमारा सब स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उस पर प्रोविजनिंग कितना होता है। तो दोस्तों सिक्योर्ड पे जो प्रोविजनिंग होता है वो होता है हमारा कितना, 15%, और अनसिक्योर्ड पे जो प्रोविजनिंग होता है दोस्तों वो कितना होता है हमारा, 25%। तो इसमें बताइए सिक्योर्ड पोर्शन कौन सा है, सिक्योर पोर्शन है 2.5 लाख का, तो क्या करेंगे इस 15% निकालेंगे 2.5 लाख का, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो है आपका, तो उसका कितना परसेंट है, उसका आपका है 25%, तो 25% निकालेंगे किसका, 6 माइनस 2.5 का, तो ये आपको ओवरऑल मिल जाएगा 1.25 लाख, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये टोटल प्रोविजनिंग अमाउंट है। चलिए ये समझ में आ गया आपको, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉन्ड विथ कूपन रेट, कोई बॉन्ड है तो कूपन रेट दिया हुआ है 7% और वो मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिंग 2015 में मैच्योर हो रहा है, ठीक है, और ट्रेड कर रहा है एंड ट्रेडिंग एट ₹125। तो आपको बताना है कि बॉन्ड का करंट यील्ड, व्हाट इज करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड।
तो कैसे निकालेंगे करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड? तो दोस्तों देखिए, करंट यील्ड निकालने का बेसिक फॉर्मूला है करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन रेट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट वैल्यू। तो कूपन रेट कितना है हमारा? कूपन रेट है 7, ठीक है, और करंट मार्केट वैल्यू कितना है? 125 और गुने 100। तो इसको आप निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 5.6%। तो ये इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? इस तरह से हम लोग निकालते हैं कूपन रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि इनफ्लो ऑफ US डॉलर 2 लाख, इनफ्लो ऑफ US डॉलर 2 लाख बाई TT फॉर क्रेडिट टू एक्सपोर्टर being advance payment for export दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, इसमें बहुत सारा डाटा मिसिंग है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1 लाख by TT margin is 0.20%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों हाँ, आपको क्या कह रहा है? इग्नोर कैश डिस्काउंट या प्रीमियम, इसे आप इग्नोर करो। और डाटा दिया हुआ है कि GBP पर USD इज इक्वल टू 1.3965 अपॉन 75 और USD पर INR दिया हुआ है हमें 55.16 अपॉन 18। आपको क्या पूछा है? कंप्यूट रेट फॉर कस्टमर। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कीवर्ड है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम GBP को खरीदेंगे, विल बाय GBP, और क्या करेंगे? US डॉलर को सेल करेंगे। यही हो रहा है ना, समझने का प्रयास कीजिए। रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर GBP, ठीक है। तो इम्पोर्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? US डॉलर को बेचेंगे और GBP को खरीदेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस रेट का कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्रॉस रेट का कंसेप्ट क्या दिया हुआ है हमें? तो हमको पता है कि GBP और पर INR, इसको लिख सकते हैं ना, GBP पर USD इंटू USD पर INR, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो GBP पर USD देखिए कितना दिया हुआ है। अब बताइए, चूँकि इम्पोर्ट है इसमें कौन सा वैल्यू लें? तो दोस्तों देखिए, इम्पोर्ट बिल यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, बैंक के पर्सपेक्टिव में आपको सोचना है, ठीक है। तो 1 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का इम्पोर्ट बिल है। इम्पोर्ट बिल का मतलब समझते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप बैंक हैं और आपके तरफ एक इम्पोर्टर है, तो वो क्या कर रहा है? वो सामान मंगा रहा है, ठीक है। उसने सामान मंगाया और उसने क्या किया? उसने सामान मंगाया और एक बिल है। बिल आपको मिला कितना का? बिल मिला आपको 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का बिल है तो ये आपको देगा रुपीज़। ये इम्पोर्टर आपको क्या देगा? रुपीज़ देगा। और आप इस रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे किस में? इस रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, यही करेंगे ना। और बीच में US डॉलर आ रहा है, US डॉलर को बीच में लिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप रुपीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे? आप तो प्रॉफिट ही चाहेंगे ना हमेशा, ठीक है।
तो आप चाहेंगे कि आपको कम से कम मतलब कम से कम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देना पड़े कन्वर्जन फैक्टर में। तो जब हम लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो हमारा मैक्सिम क्या रहता है कि सेल हाई रेट पे सेल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है दोनों के दोनों केस में हम लोग ये वाला लेंगे 7.5 लेंगे और 1.8 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो पैसा है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे हाई वैल्यू लेंगे, यानी यूएसडी पर आईएनआर जो है हमारे पास दो ऑप्शन है 55.16 और 55.18, तो हाई रेट पे लेंगे, ठीक है, ताकि हमको ज़्यादा पैसा मिले इंपोर्टर से हम हमें ज़्यादा पैसा मिले और हम क्या रहें, हम रहें इसमें प्रॉफिट में रहें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 1.3975 इंटू 55.18, तो मल्टीप्लाई यदि आप कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 77.11405। अच्छा, यहाँ देखिए 20% का दिया हुआ है कि इग्नो, हाँ, फॉर बाय टीटी मार्जिन दिया हुआ है 20%। तो दोस्तों बताइए मार्जिन को इस केस में क्या करना होगा, तो बैंक तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेगी ना, तो मार्जिन यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। उस केस में एक्सपोर्ट वाले केस में सब्ट्रैक्ट होता है, तो आप मार्जिन निकाल लीजिए इसको क्या कीजिए, मार्जिन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको कि मार्जिन निकालने के लिए इसका आपको 0.20% निकालना है इसका। तो जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.15423। वैसे भी आप याद रखिए इम्पोर्ट बिल में मार्जिन में ऐड होता है और एक्सपोर्ट बिल में मार्जिन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 77.2683। तो ये रेट है दोस्तों, ये रेट है आपको जिस रेट पे ट्रेड करना है। ये समझ में आया आपको कि कैसे हम लोग इंपोर्ट बिल को कैसे हम इंपोर्ट बिल को ट्रीट करते हैं। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस इस प्रकार से हमें इंपोर्ट बिल को ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ओबीसी बैंक्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट maintaining a nostro account with OBC बैंक। चलिए ठीक है, wants to fund his account by purchase of rupees 10 million अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है। आपको ये एज्यूम करना है कि यूएसडी बाय आईएनआर जो है वो है 56.2380 या 2420। तो हमको ये बताना है कि क्या रेट वाट रेट विल बी कोटेड टू कॉरेस्पॉन्डेंट। तो आप क्या रेट कोट करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप मार्जिन को इग्नोर कीजिए, ये लिखा हुआ है, समझिएगा, प्रयास कीजिए। ये आपका बैंक है ओबीसी बैंक, ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है विदेश का, उसका नॉस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है, नॉस्ट्रो अकाउंट आपके यहाँ खुला हुआ है। इसके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है तो आपके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट होगा, ठीक है। वो क्या करना चाह रहा है कि इस अकाउंट को फंड करना चाह रहा है 10 मिलियन रुपीज़ का, ठीक है। तो आप क्या रेट कोट करेंगे इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इस केस में आप क्या करेंगे, किस चीज़ का परचेजिंग हो रहा है ये बताइए। परचेज हो रहा है रुपीज़ का, साफ साफ लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे उसके नॉस्ट्रो अकाउंट में रुपया आपको परचेज किया जा रहा है, ठीक है। और क्या बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप क्या करेंगे कि इस यूएस 10 मिलियन जो रुपीज़ है उसको आप यूएस डॉलर पे बेचेंगे, ठीक है। हाँ, तो बैंक के लिए क्या हो रहा है, बैंक के लिए क्या कर रही है, बैंक जो है ये आपका यूएस डॉलर को बाई कर रही है, ठीक है। तो बैंक यूएस डॉलर को बाई कर रही है। तो कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं हम लोग, तो हमारा क्या सोच रहता है कि हम कम रेट पे खरीदें, जब भी बेचेंगे तो ज़्यादा रेट पे बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो अब बताइए कम रेट पे हमें ख़रीदना है, हमें यूएस डॉलर को ख़रीदना है, कम रेट पे ख़रीदना है, तो कम रेट कौन सा होगा ताकि हमें कम इंडियन रुपीज़ देना पड़े, ठीक है। तो कम रेट होगा, अब आप ऐसे सोचिए ना, आपको 10 मिलियन यूएस डॉलर लेना है,
ठीक है। 10 मिलियन लेना है तो यदि आप ये आपका डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा उतना हाई वैल्यू होगा ना। तो कम रेट कौन सा है 56.2380, तो यही रेट कोट करेंगे आप 56.2380। तो दोस्तों याद रखिएगा, बाई वाले केस में आपको ये देखना है क्वेश्चन में बाई है या सेल है। तो बाई वाला जो केस होगा उसमें हम लोग हमेशा कम रेट को कोट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस केस में है, बाय वाले केस में है, इसीलिए हमारा आंसर ऐसा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल बी टॉपिक से है। देखिए इसमें टायर 1 कैपिटल आपको दिया हुआ है 1000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टायर 2 कैपिटल दिया हुआ है 1200, ठीक है। उसके बाद RWA दिया हुआ है किसके लिए, क्रेडिट रिस्क के लिए, कितना दिया हुआ है, तो 19,000 दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल चार्ज टू मार्केट रिस्क, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। कैपिटल चार्ज टू मार्केट रिस्क दिया हुआ है आपको 450, और कैपिटल चार्ज टू ऑपरेशनल रिस्क, 3 तरह का रिस्क होता है ना, तो ये दिया हुआ है आपको 550। तो आपको बताना है व्हाट विल बी बैंक्स टोटल RWA। तो बैंक का टोटल RWA कितना होगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल RWA में 3 पार्ट है, किसका किसका, एक है RWA क्रेडिट रिस्क का, एक है RWA मार्केट रिस्क का, और दोस्तों एक है हमारा RWA ऑपरेशनल रिस्क का। ये 3 पार्ट है ना, ठीक है। तो दोस्तों बताइए RWA क्रेडिट रिस्क कितना है, 19,000 है, ठीक है। RWA मार्केट रिस्क तो डायरेक्ट दिया नहीं हुआ है, इसको क्या करेंगे सर, कैपिटल चार्ज को लिखेंगे नंबरेटर में, और इसका जो हमारा इसका टोटल जो अपना हाँ एक चीज़ देखिए, आपको ये पता है कि CRAR जो है वो हमें कितना लेना है, 9% लेना है। तो इसको CRAR 0.09 ले सकते हैं ना 9% को। और RWA ऑपरेशन रिस्क कितना मिलेगा, कैपिटल चार्ज कितना है 550 अपॉन 0.09, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 30,111। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है बैंक का टोटल क्या RWA। अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लीजिए सेकंड पार्ट आपसे पूछता, जितना डाटा आपको दिया हुआ है आपसे पूछता कि आप बताइए कि बैंक का CRAR कितना होगा, ठीक है, CRAR बताना है आपको, CRAR। तो दोस्तों देखिए CRAR जब निकालते हैं ना तो क्या लिखते हैं कि देखिए ध्यान से समझिएगा CRAR को। CRAR में क्या लिखते हैं, टायर 1 कैपिटल को नोमिनेटर में लिखते हैं और हमारा टोटल रिस्क वेट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो देखिए कैपिटल कितना है हमारा, कैपिटल है हमारा 1000, ठीक है। और देखिए टायर 2 है 1200, लेकिन आप अभी आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि टायर 2 जो है कभी टायर 1 से एक्सीड नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो टायर 2 का वैल्यू है वो कितना होगा, 1000 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो टायर 1 है वो जो है टायर 2 जो है, ठीक है, वो मिनिमम वो लेस देन इक्वल टू टायर 1 होता है, ठीक है। तो 1000 और 1000 लेंगे, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे RWA लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2000। RWA कितना है आपका अभी निकालना है हम लोगों ने 30,111 और गुने 100, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 4%, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 6.64% हमारा आंसर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ बैंक का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो है, किसी बैंक का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो उसका दिया हुआ है कि उसका 100-day VAR वैल्यू एट रिस्क दिया हुआ है एट 99%, ठीक है, एट 99%, ठीक है। और लेवल दिया हुआ है दोस्तों
4% बेस्ड ऑन यील्ड, तो 4% बेस्ड ऑन यील्ड, तो हमसे बताना है वाट वर्स्ट, तो वर्स्ट सिचुएशन क्या आ सकता है, वाट वर्स्ट ओवर 50 डेज। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कंसेप्ट कि एन डे का जो VAR होता है वो होता है 1 डे का VAR मल्टीप्लाइड बाय √n, यही होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 100 डे VAR दिया हुआ है, एन की जगह लिख दीजिए 100 डे VAR, 100 डे वैल्यू एट रिस्क, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा क्या बताइए, तो वो आपको दिया हुआ है, आपको 50 डे का VAR निकालना है, ये निकालना है ना। 100 दिन का VAR कितना दिया हुआ है, 99% दिया हुआ है ना, देखिए। ठीक है, तो 100 दिन का VAR आपको दिया हुआ है 4%। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 100 डे का VAR आपको कितना है, 4% है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, और 1 डे का VAR यहाँ से निकाल लीजिए, और n की जगह कितना लिखेगा, n की जगह 100 लिखेगा ना। ठीक है, तो इसको इस बेसिस पे 1 डे VAR यदि आप निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 0.4%। अच्छा, आपको फिर क्या निकालना है, 50 डे VAR निकालना है, तो 50 डे का जो VAR निकलेगा वो निकलेगा 0.4 टाइम्स √50, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 2.82%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमम चांस इसी से क्वेश्चन आने का। अ बॉन्ड हैज़ मैकेलाउ ड्यूरेशन of 8% is yielding 10% एट प्रेजेंट। तो मैकेलाउ ड्यूरेशन दिया हुआ है 8% और यील्ड दिया हुआ है 10%, तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो आपसे पूछा है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होगा इस बॉन्ड का। तो दोस्तों आपको पता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है मैकेलाउ ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1 + YTM। तो दोस्तों मैकेलाउ ड्यूरेशन कितना है, यहाँ पे 8% है, और YTM कितना है हमारा 0.10, यील्डिंग 10% है। तो दोस्तों इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.27 मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमारा। चलिए ये समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं मैं सब करवाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉन्ड हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 8 year is yielding 10% at present, 10% at present if yield increases by 0.60%, what would be its impact on price of bond। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉन्ड है, इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है 8 साल, उसका यील्ड दिया हुआ है 10%। यदि यील्ड जो है इतना % बढ़ जाए तो आपको बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे। आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय यील्ड चेंज, यही होता है ना। अब आइए इसे यूज करते हैं। तो पहले आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है मैकेलाउ ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM। मैकेलाउ ड्यूरेशन कितना है, मैकेलाउ ड्यूरेशन है 8 अपॉन YTM कितना है 0.1, इसे कर सकते बस 7.27 आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको, देखिए -7.27 मल्टीप्लाइड बाई यील्ड चेंज। यील्ड कितना % चेंज हुआ है,
0.60% चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा -4.36%। ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। यील्ड जब बढ़ता है ना तो बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो घटता है, दैट्स वाई वी यूज़ नेगेटिव साइन। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर है, ये भी आपको क्लियर हो गया। 3 फॉर्मूला हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पॉट रेट दिया हुआ है 35.60/65। ठीक है। फॉरवर्ड 1 मंथ का रेट दिया हुआ है 3500/3000। ठीक है। 2 मंथ का रेट दिया हुआ है 5500/3000। ठीक है। 3 मंथ का रेट दिया हुआ है 8500/8000। ट्रांजिट पीरियड दिया हुआ है दोस्तों 20 दिन, 20 डेज। एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है 0.15%। आपसे पूछा गया है फाइंड 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट। तो कैसे निकालिएगा बताइए, 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों देखिए दोस्तों ट्रांजिट पीरियड कितना दिया हुआ है? ट्रांजिट पीरियड दिया हुआ है हमें 20 दिन का। ठीक है। तो दोस्तों देखिए ट्रांजिट पीरियड है हमारा 20 दिन, ट्रांजिट पीरियड है हमारा 20 दिन का। और इसमें अब यदि आप 2 मंथ फॉरवर्ड को जोड़ लें तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट हो जाएगा, ना 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। चलिए अब दोस्तों स्टेप वाइज करते हैं। स्पॉट रेट कितना है हमारा, आप बताइए। बाई, क्योंकि बाई कर रहे हैं ना, 35.60 लेंगे, तो 35.60 हमने ले लिया। चलिए अब दोस्तों स्पॉट रेट हमने लिया, उसके बाद दोस्तों जो हमारा फॉरवर्ड जो ये है, देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन भी लेना है, तो मार्जिन हम लोग बाद में लेंगे। उसके बाद आपको प्रीमियम, या अब देखिए यहाँ पे देखने से लग रहा है आपको कि यहाँ पे आपका वो है डिस्काउंट है। ठीक है। तो फॉरवर्ड डिस्काउंट कितना लेंगे, तो फॉरवर्ड डिस्काउंट लेंगे 3 महीने का, तो ये वाला लेंगे 8500। ठीक है। तो आपका डिस्काउंट कितना होगा फॉरवर्ड डिस्काउंट, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड डिस्काउंट यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8500, माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आपका कितना आएगा 34.75। अब देखिए मार्जिन जो है 0.15% है। ठीक है। तो 0.15% मार्जिन हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो मार्जिन यदि हम 0.5% लेंगे तो वो आपको मिलेगा 0.52125। तो मार्जिन को क्या करते हैं बताइए, मार्जिन को इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बाइंग वाली केस में। ठीक है। और सेलिंग वाले केस में ऐड करते हैं, तो 34.6979। इसके पीछे मैंने रीज़न समझाया था, तो आपका ये आंसर होगा 34.6979 जो है वो 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट इन डाउटफुल 1 कैटेगरी। तो डाउटफुल 1 कैटेगरी में जो एसेट है वो है 3 लाख। ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ये दिया हुआ है हमें 1 लाख। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, प्रोविजनिंग कितना का होगा। ठीक है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे प्रोविजनिंग, तो आपको पता है कि जो हमारा डाउटफुल 1 कैटेगरी होता है, डाउटफुल 1 कैटेगरी जो होता है उसमें अनसिक्योर्ड का जो प्रोविजनिंग होता है वो 100% होता है। ठीक है। और सिक्योर्ड वाला जो प्रोविजनिंग होता है वो होता है 25%। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका ये जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो 1 लाख है, तो ये सिक्योर वाला पोर्सन है, तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 25%। ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे क्या, इसमें जोड़ देंगे अनरियलाइजेबल सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड पोर्सन कितना है 2 करोड़, 2 लाख का है, तो 2 लाख का कितना परसेंट, 100%। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 लाख। समझ में आया? तो ऐसे प्रोविजनिंग निकालते हैं डाउटफुल और अनडाउटफुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टॉक्स ए एंड बी
have negative correlation to stock A and B have negative correlation of 70% between them द पोर्टफोलियो अमाउंट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। द पोर्टफोलियो अमाउंट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ स्टॉक ए, इसका आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है। मार्केट प्राइस कितना है स्टॉक का? 50, ठीक है। एंड 100 यूनिट ऑफ स्टॉक बी, स्टॉक बी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसका 80 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, इफ प्राइस ऑफ स्टॉक ए मूव्स अप by 15%, what would be gain और लॉस इन पोर्टफोलियो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गेन और लॉस इन पोर्टफोलियो। अब समझिए क्या कर रहा है कि बेसिकली आपके पास दो स्टॉक है ए और बी, उसका नेगेटिव कोरिलेशन दिया है 70%। पोर्टफोलियो अमाउंट 100 यूनिट है, स्टॉक ए का मार्केट प्राइस 50 रुपया है, 100 यूनिट है स्टॉक बी का मार्केट प्राइस 80 रुपया है। यदि स्टॉक ए का प्राइस 15% बढ़ गया तो बताना है आपको कि टोटल गेन और लॉस कितना हुआ पोर्टफोलियो में। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि नेगेटिव कोरिलेशन है कितना? 70% का। तो 70% का नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि 15% बढ़ रहा है, ठीक है, तो कितना घटा? तो दोस्तों 15 गुने, मतलब एक स्टॉक का वैल्यू 15% बढ़ रहा है ना ए का, तो बी का कितना घटा? तो घटा 15%, 15 का 70%, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? यानी कि 10.5% घटा। ये समझने का प्रयास करना है। यदि 15% ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, 10.5% घट रहा है। अब आते हैं ए वाले केस में। ए का ओरिजिनल प्राइस बताइए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए? कितना शेयर है? तो 100 यूनिट है और एक यूनिट का प्राइस कितना है? 50 रुपया। तो 100 गुने 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा ए का, ठीक है। अब न्यू प्राइस कितना मिलेगा बताइए? ए का यदि न्यू प्राइस निकालें तो ए का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? तो देखिए, ए का न्यू प्राइस 5000 तो पहले था ही था, और 15% बढ़ गया, तो 15% किस में बढ़ा होगा? 5000 में तो बढ़ा होगा। तो ये निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 5750। अब बी पे आ जाइए, बी का ओरिजिनल प्राइस बताइए। तो बी का ओरिजिनल प्राइस आप बताएंगे तो कितना शेयर है? 100 यूनिट है, 80 प्राइस है, तो 100 गुने 80 कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप न्यू प्राइस बताएंगे बी का, तो न्यू प्राइस कितना मिलेगा बताइए? तो 8000 था और घटा कितना? 10.5%। तो 10.5% ऑफ 8000, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7160। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या है कि टोटल गेन निकालना है ना आपको, तो नेट गेन क्या होगा? नेट गेन हो जाएगा गेन ऑन ए प्लस गेन ऑन बी। तो ज़रा बताइए कि ए पे कितना का गेन हुआ? तो ए पे 750 रुपये का गेन हुआ, और बी पे कितना का गेन हुआ? यहाँ बेसिकली लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 840 का लॉस हुआ है। समझ रहे हैं? टोटल लॉस कितना मिला? -90 का लॉस मिला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको ध्यान से करके जाइएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ऑन जनवरी 1, 2009 a customer request for फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया किस चीज़ के लिए? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने रिक्वेस्ट किया,
हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल, फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर $, US$ है दोस्तों 1,00,000, ड्यू फॉर पेमेंट, ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15/9/2009। ठीक है, आपको दिया हुआ है स्पॉट USD पर INR दिया हुआ है 48.27/29। और उसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है कि हर एक महीना का स्पॉट दिया हुआ है, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, और फिर अगस्त से सितंबर आपको मार्जिन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें आपको जून का जो स्पॉट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10/12, जुलाई का दिया हुआ है 20/23, अगस्त का दिया हुआ है 32/34, सितंबर का दिया हुआ है 43/45, और देखिए एक और दिया हुआ है कि अगस्त टू 15 सितंबर, ये दिया हुआ है आपको 6/7, और मार्जिन दिया हुआ है आपको रेट कोट करना है, वो है 0.20%। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये समझना है कि चूँकि यहाँ पे इम्पोर्ट बिल है, ठीक है, तो इम्पोर्ट बिल है तो बेसिकली वो क्या करेगा, इम्पोर्ट बिल में सेलिंग होगा, किसका सेलिंग होगा? तो $, का सेलिंग होगा। तो कौन सा स्पॉट लेंगे हम लोग? सेलिंग वाला स्पॉट लेंगे। ठीक है, तो स्पॉट लीजिए आप कौन सा? 48.29। ठीक है, आप बताइए ये जो प्रीमियम है, ये जो आप देखिए अब ये है कि किस महीने का प्रीमियम लें। ठीक है, तो अगस्त, ये देखिए कब का है? 1 जनवरी को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और पेमेंट होना है 15 सितंबर को। तो इसमें क्या करेंगे, स्पॉट अगस्त को, अगस्त का स्पॉट लेंगे प्रीमियम में, स्पॉट अगस्त। ठीक है, तो वो कितना मिलेगा हमें? वो दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है? 0.34 है ना सेलिंग का, तो 0.34, और अगस्त टू 15 सितंबर ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.07। ठीक है, तो दोस्तों टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.41 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.41 है, ये हमारा प्रीमियम है। तो प्रीमियम को टोटल स्पॉट में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 48.70। और चूँकि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है तो मार्जिन को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 0.20% इसका निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.974। इसको फर्दर ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 48.8। तो ये हमारा क्या मिल गया? ये हमारा मिल गया फाइनल रेट। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें? फाइनल रेट। तो दोस्तों ये था हमारा कुल मिलाकर आज हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, और भी 15 से 20 क्वेश्चन का सेट है, तो मैं आपको अगले लेसन में लाऊंगा। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन इस तरह के आने के, तो इसे आप ज़रूर एक बार दोबारा करके जाएँ, एक बार खुद से सॉल्व करें, और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी CIB का कंसेप्ट क्लियर हो। और बाकी मेरे चैनल पे हर एक MCQs अवेलेबल है, हर एक टॉपिक वाइज MCQs अवेलेबल है, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।